पेज नंबर 6 का। हाँ देखिए हमारी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो इसमें देखिएगा सर हाँ क्या मुझे ये भी समझ सर नहीं आया ना चुप हो जाता है क्या इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल सब भी समझ कब बताया था कि इंटेंसिटी जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो उसके साथ लीनियरली होता है कि जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा। और जो पोटेंशियल है पोटेंशियल में ये बताया था कि जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल यानी कि एनोड पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। एक पर्टिकुलर लेवल तक भी लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में दे रखा है। तो वो एक लेवल तक बढ़ता है फिर सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है और जब डिक्रीज करते हैं तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जाकर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। सर इससे पहले वाला कब हुआ था? ये कल मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी उसमें करना। रात को 9:15 ठीक है हाँ एक दिन एनसीईआरटी रीड करके बैठा था हाँ एक पेज पढ़ने छोड़ दिया। हाँ वो मतलब उतना अच्छे से समझा नहीं रखा। नहीं मन ही नहीं कर रहा सर मैं ऑल इन वन से पढ़ा कर भाई उससे सही रहता है क्या चीज ऑल इन वन से पढ़ने में ठीक लगता All in one में है ठीक सर। है। हाँ मैं क्या कह रहा था सर ये जिसमें है सर पोटेंशियल एक पॉइंट तक पहुंचता है उसके बाद ऐसे बिल्कुल सीधी मतलब कांस्टेंट हाँ। होगा क्यों कोई तो वजह ये प्रॉपर्टी है ना इसकी, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। हम इस चैप्टर में कई ऑब्जर्वेशंस लें जो हमने देखा वो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था। ऐसे ही लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन देखा कि जब भी कैथोड वाली प्लेट पर उसने ऑब्जर्व किया उसने ऑब्जर्व उसे पता तो चला और कैसे क्यों हो रहा है वो अपने को करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में ऑब्जर्वेशन ही है बस, सिर्फ इतना ही करना। सिर्फ प्रिंट आउट दोगे? हाँ अब प्रिंट आउट भी दे दूंगा मैं इसे, प्रिंट आउट भी दे दूंगा। फिलहाल तो क्लास के साथ साथ नोट्स भेज दूंगा। अब देखिएगा जैसे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसमें क्या था, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहला पॉइंट देखिए पेज नंबर 6 पर, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ना इंसिडेंट रेडिएशन की, मतलब वो जो अल्ट्रावायलेट लाइट जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं कैथोड पर, तो उसकी जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो जाती है। सेकेंड पॉइंट देखिए, for frequencies mu3 greater than mu2 greater than mu1 the corresponding stopping potentials vary in the order of v03 greater than v02 greater than v01। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए, इसका ना मैंने ग्राफ यहाँ पर जो दे रखा है, इधर है हमारा एनोड पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो पोटेंशियल है वो, लेफ्ट साइड में है रिटार्डिंग पोटेंशियल, ग्राफ देखिएगा इसका। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है तो फोटो करंट लिख सकते हैं इसको। ये ऐसे एक लेवल के बाद सैचुरेट हो जाता है, मतलब करंट कांस्टेंट हो जाता है। तो ये हमने करा किसके लिए, ये इधर जो वैल्यू आती है जहाँ पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है उसको मैं बोलता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस वाले को मैंने बोल दिया -V01। माइनस इस वजह से बोला क्योंकि नेगेटिव साइड में है तो माइनस बोल दिया। फिर इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमने कोई फ्रीक्वेंसी तो ली होगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने ले ली μ1। अब आपने क्या करा, अब आपने फ्रीक्वेंसी को और चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी को आपने क्या कर दिया, ν2 कर दिया। ν2 कर दिया का मतलब क्या है कि आपने इसको कम करा या ज़्यादा करा। तो मैं ये कहूँगा जी, मैं इसको ना ग्राफ को देखकर मैं नहीं बता सकता कि फ्रीक्वेंसी कम है या ज़्यादा है। हाँ, पोटेंशियल तो मुझे समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल तो डिक्रीज हो रहा है। भाई यहाँ पर जो मैं एक्स एक्सेस पर ले रहा हूँ, एक्स एक्सेस पर अगर राइट की तरफ हम चलते जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, लेफ्ट की तरफ अगर चलते जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो कहाँ है, वाई एक्सेस पर। तो अगर ये ग्राफ
जितना ऊपर 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 की तरफ उठता जाएगा उतना मैं कहूँगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी तो कहीं पर भी नहीं है ना, तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं है वो फ्रीक्वेंसी बताई जाएगी। फ्रीक्वेंसी ग्राफ देखकर नहीं बता सकते हम। तो हमने ये कहा कि ν2 जो है इट इज़ ग्रेटर देन ν1, ये पहली वाली फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो हमने ये कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया। आप ये कहेंगे कि नहीं भाई ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, तो पीछे की तरफ जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंक्रीज होने का मतलब ये है कि नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हो गया। फिर आपने कहा कि और फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर देखो, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, लाइट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, कितनी कर दी, ν3 कर दी। तो ν3 कर दी तो यहाँ पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, -V03। तो हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज तो रिड्यूस हो रही है क्योंकि मैं नेगेटिव साइड पे जा रहा हूँ, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ज़ीरो करने के लिए जो मुझे पोटेंशियल चाहिए वो अब ज़्यादा लगाना पड़ेगा मेरे को पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये इसको जो इधर बढ़ने वाला पोटेंशियल है उसको तो हम बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को तो बोलते थे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या है कि जो लाइट की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक। और दूसरा जो लेफ्ट साइड वाला है इसको मैं रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये उसकी स्पीड को कम कर देता है इंसिडेंट रेडिएशन की। इंसिडेंट रेडिएशन कौन सी है भाई, जो लाइट वेव्स हैं। लाइट वेव्स यहाँ पर पूरे चैप्टर में क्या होगा कि लाइट वेव्स कैथोड पर स्ट्राइक करती रहेंगी और कैथोड पर स्ट्राइक करेंगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल रहे हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया लाइट से लग के वो निकल रहे हैं। तो लाइट का मतलब ही फोटो होता है, ठीक है। फोटो वो नहीं जो हमने फोटो खींची, ठीक। अरे तुम समझ गए सर एक और ये क्या भाई कैसे बोल रहा है भाई, तो नेम सर को अबे जो अच्छा बता भाई। हाँ समझ गया, वो समझ गया। ठीक है। मतलब कोई बात नहीं, इतना भाई अरे वो पता तुमसे नहीं। भावनाओं में बह जाता है हाँ, कभी-कभी। आगे चले, सोचा क्या हुआ आगे चले, चलिए आगे देखिएगा। इसका थर्ड पॉइंट है, दिस इम्प्लाइज दैट ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, greater is the maximum kinetic energy of photoelectrons and hence greater is the retarding potential required to stop such electrons completely, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमने कल के फॉर्मूला देखा था। अरे ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये आँख बंद करके रटा नहीं जाएगा चैप्टर। सर बुरा तो नहीं मानी सर, सॉरी। नहीं, किस बात का बुरा? वो पता नहीं अरे वो तो ऐसे ही बोल रहा है, कोई ना, तू ignore वो ऐसे ही बोल रहा है, ये छोड़ो, ऐसी है। मुझे पता है। तू है जेंटल। तो ये EV नॉट, ये हमने कल रिलेशन देखा था। इसमें मैंने ये देखा कि भाई अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होते हैं, अगर उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो भाई वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी का स्क्वायर भी ज़्यादा होगा। जब वो ज़्यादा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा गाड़ी जितनी तेज़ चलेगी मुझे उतना ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ब्रेक लगाना पड़ेगा। इसलिए ना कि सिस्टम पे वर्क हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट है अगला पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट है, ग्राफ के नीचे लिखा हुआ है पेज नंबर 6 पर। If we plot a graph between the frequency of incident radiation and the corresponding stopping potential for different metals, we get straight line graphs. The minimum value of the frequency of incident radiation below which the photoelectric emission stops altogether is called threshold frequency. ठीक है, सही, जितने आपने भेजे वो पूरा कर रहे हैं। और अभी 4-5 पेज और हैं, मतलब मैं धीरे धीरे ना मैं खुद ही बनाकर भेज रहा हूँ। और ये तो छोटा सा चैप्टर था। हाँ छोटा ही है, ये छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 11 वाला। वो थोड़ा मैं लिखता फैला कर उसको ऐसे। मैंने शायद टोटल 13 भेजे हैं, 12 भेजे हैं, 13 भेजे ना, 13 भेजे हैं। और अभी हम उस पर पहुँच गए, मैं वो कर रहा था इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला बना रहा था।
2 टॉपिक बच रहे सर हैं। इसमें डी ब्रॉय डी ब्रॉय, अच्छा हाँ वो उसकी है ना थ्योरी कोई। डी ब्रॉकली, हाँ डी ब्रोकली डी ब्रॉय बोलते हैं उसको। हर्ष वो एक बार वो पुश कर देना, थोड़ा दबा के लकड़ी वाला। तो इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ और बना लीजिए। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू। अब जो ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर किसके बीच में बनाया था? पोटेंशियल के और करंट के बीच में ग्राफ बनाया। अब बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल के बीच में। तो अब मैंने क्या करा कि ये तो फ्रीक्वेंसी ले लिया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको V0 बोल देते हैं। ये एक्स एक्सिस पर हुआ और ये वाई एक्सिस पर हुआ। तो यहाँ पर हम अगर अलग अलग मेटल्स के लिए बनाते हैं ना, अगर अलग अलग मेटल्स के लिए बनाते हैं तो फिर आप ये देख लीजिएगा कि जो ग्राफ बनेगा फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये मैंने लिया मेटल ए के लिए और ये ले लिया मेटल बी के लिए। इन दोनों को अलग अलग क्यों दिखाया गया है? ये बताने के लिए कि यहाँ पर तो आप कितना भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाओ तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, लेकिन सैचुरेशन करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी पॉइंट पर जाकर मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया कि एक कॉपर का मेटल है, ठीक है, और मेटल किस चीज़ का? जो आप कैथोड और एनोड ले रहे हो, बस वो तो एक तरफ कॉपर ले लिया आपने, एक तरफ एल्यूमिनियम ले लिया, तो वो जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल दोनों जो ग्राफ्स हैं वो आपस में कहीं पर जुड़ेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टोटली डिफरेंट होंगे, अलग अलग पोजिशंस पर होंगे। समझ गए? तो वो इसके लिए हमने बोला कि इसमें मैंने बोला कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, और यहाँ पर भी हमने कहा कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट डैश। बताऊंगा अभी क्या चीज़ है। यहाँ पर लिखिए न्यू नॉट, यहाँ पर लिखिए न्यू नॉट। भाई एक्स एक्सिस पर तो फ्रीक्वेंसी लिखानी है ना, ये जो न्यू नॉट है ना, न्यू नॉट डैश है, सॉरी न्यू नॉट डैश। यहाँ पर न्यू नॉट का मतलब क्या हो गया कि ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से नीचे की अगर मैं लाइट डालने लगूंगा, कैथोड पर स्ट्राइक करूंगा, तो कैथोड चुपचाप पड़ा रहेगा। कैसे भाई? ये ट्यूबलाइट है, ठीक है, और यहाँ पर आप कोई मेटल का टुकड़ा रख दीजिए, कोई लोहा, कुछ भी आयरन का रखो या कॉपर का रखो, उसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी इजेक्ट हो रहे हैं, उसमें कोई स्पार्किंग थोड़ी हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही? वो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है लाइट की कुछ। ठीक है, और वहीं पर आपको पता होगा कि अगर कभी एक्सरे करवाएंगे, अगर कभी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, वो पहले कह देते हैं भाई चेन या कान के कुछ पैन रखे हों आपने, है ना, तो वो पहले ही उतरवा देते हैं मेटल वाली चीज़। क्यों? आग लग जाएगी भाई, स्पार्किंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी की जो लाइट वेव्स हैं वो एमिट होती हैं। तो वो जब एमिट होती हैं, तो वो जब एमिट होगी और वो किसी मेटल पर टकराएंगी जाकर, तो मेटल पर टकराएंगी तो वो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने लगेंगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो क्या जनरेट होगा? कल जो पढ़ा था हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, स्पार्क्स, हाई वोल्टेज स्पार्क्स जनरेट होंगे, चिंगारियाँ। ठीक है, और स्पार्क्स जनरेट होंगे तो आदमी झुलस जाएगा, जल जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से हाँ बिल्कुल नहीं होता, साफ मना कर देते हैं भाई अल्ट्रासाउंड नहीं होना है आपका। क्यों? क्योंकि उसमें रॉड के आसपास जो आपकी मसल्स हैं, मसल्स तक बर्न हो जाती हैं, ऐसी भयंकर इंजरी होती है। अगर किसी के हाथ में या पैर में रॉड पड़ी हुई है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो पहले ही पूछ लेते हैं कि भाई आप एक्सरे नहीं कराएंगे, आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे। अल्ट्रासाउंड करा सकता हो? अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्चुअली अल्ट्रासाउंड स्टमक वगैरह का होता है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड में तो सर हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड में नहीं, अल्ट्रासाउंड में भी जो वेव्स है ना, जो साउंड वेव्स हैं, वो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी तो ज़्यादा है ना, तो ये चीज़ है सारी की सारी। तो जहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम ये देखते हैं, हालांकि उसमें बोन्स वगैरह का होता नहीं है कुछ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई अपने पेट वगैरह पर मेटल थोड़ी हो। चलिए जी, तो अब उसके बाद देखना है अगले जो हैं कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यहाँ तक आप ये देख लीजिएगा कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं
इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ आपका पोटेंशियल और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं। ये नोट्स बनाते कौन सी बुक में से? एस एल अरोड़ा में से। हाँ, वो एस एल अरोड़ा में से ही आपको अभी तक जो नोट्स थे वो हाथ के हाथ यहाँ बनवा रहा था, लेकिन क्या है कि इसमें थ्योरी का पोर्शन इतना ज़्यादा लिखने का है कि हम लिखते ही रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा हाथ से। तो इस वजह से मैंने कहा कि इसको मैं नोट्स बना लेता हूँ, नहीं तो लिखते ही रहेंगे इसमें। देखिएगा, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, पहला लॉ देखिए, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल कौन सा होता है कि जिस पर अगर मैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की अगर मैं लाइट वेव्स उस पर स्ट्राइक करूँगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगेंगे। तो ऐसे मटेरियल को हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मेरे को कोई एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल दे रखा है और मेरे पास एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये हम देख चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सैचुरेशन करंट भी क्या है, वही है, सैचुरेशन करंट भी क्या है, ये वाला सैचुरेशन करंट, ये भी क्या है, ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पहला लॉ ये है कि जब हम अपना इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को जब हम बढ़ा देते हैं तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। पहला लॉ ये है। दूसरा लॉ, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड हाउसोएवर हाई द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मेरे को कोई एक पर्टिकुलर फोटो सेंसिटिव मटेरियल दे रखा है तो उस मटेरियल के लिए अगर मैं कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाता चला जाऊँ उसका फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए एक फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की जब तक मैं लाइट नहीं स्ट्राइक करवाऊंगा तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं होंगे, वो चुपचाप पड़ा रहेगा, मेटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की अगर हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन बाहर तब आता है जब उसको एनर्जी मिलती है। तुमने लाइट उस पर स्ट्राइक करवाई, हाँ, तो उसको अगर वो लाइट इतनी एनर्जी नहीं दे पाती कि वो बाहर आ पाए तो फिर वहीं रहेगी। तो फिर वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किस पर फर्क नहीं पड़ेगा, कैथोड पर। हाँ, थ्रेशोल्ड से कम हुई तभी तो नहीं कर सकता। थ्रेशोल्ड से कम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू होंगे। ऐसा होता है ना, ये आपका कैथोड है। कुछ ज़्यादा बातें नहीं हो रही यार, मैं कह रहा हूँ कुछ ज़्यादा बातें नहीं हो रही यार। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में एक रिलेशन होता है, E = h μ/. हम यहाँ पर दो रिलेशन देखेंगे डेरिवेशन के नाम पर। एक छोटा सा जितनी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती रही तो एनर्जी बढ़ती रही। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों एनर्जी की तरफ से आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे। डी ब्रॉय ने नहीं बताया, डी ब्रॉय जो इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, वो इसी पर रिलेटेड है। करेंगे इसके बाद अगला टॉपिक वही है। तो सर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है शायद। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो ये वाली है, ठीक है। और ये वाली जो है ये हमारी डी ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बिल्कुल सही। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और दोनों जो है आइंस्टीन्स मास एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, और ये आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाली इक्वेशन है। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक तो वाली वो होती है ना, EV0 वाली। फोटो इलेक्ट्रिक में जुड़ जाता है सर। फोटो इलेक्ट्रिक में हम दोनों को कंपेयर करते हैं, और ये जो नीचे वाली है आइंस्टीन जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है जो कि हाँ। चलिए, मेरे को ये पता है कि आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको, है ना। चलिए जी, अब इसके बाद देखिएगा कि हमने ये कहा कि जब भी कभी हम ये कहते हैं कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी।
तो इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। फ्रीक्वेंसी से अगर आप फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बढ़ाकर डालेंगे उस पर, तो जो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और फ्रीक्वेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते जाओ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7th पेज पर ही बिल्कुल नीचे लास्ट जो पॉइंट है, 4th पॉइंट, वो देखिए, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, the time lag between the incidence light radiation and the emission of photoelectrons is very small, even less than 10 की पावर -9 सेकेंड। तो 10 की पावर -9 सेकेंड बहुत कम वैल्यू हो गई, उससे भी कम टाइम लगता है। जैसे ही स्ट्राइक करा तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ये बोल देते हैं कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, फिर नेक्स्ट है हमारा आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर आप ये देखिए, जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, ये 4 लॉज हैं। आइंस्टीन ने इन चारों लॉज को एक्सप्लेन करा था अपनी जो थ्योरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसकी हेल्प से। अब इसकी थ्योरी क्या है, आसान है, समझिएगा। इसमें 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या है, पेज नंबर 8 पर आइंस्टीन थ्योरी पर हैं अब हम। तो पहला पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स, one a photon of incident radiation and the other an electron of photosensitive matter। तो आप ये देखिएगा कि ना, जो लाइट, जैसे ये कैथोड है और ये एनोड है, कैथोड किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव से, और एनोड कनेक्टेड होगा पॉजिटिव से। ये क्वार्ट्ज बल्ब के अंदर डाल सकते हैं इसको, या एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पर कैथोड पर ना अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आकर स्ट्राइक करती है, यूवी लाइट, वो यहाँ पर आकर स्ट्राइक करती है और फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जो लाइट है, लाइट का जो है वो नेचर जो है वो डुअल नेचर होता है। वेव की तरह भी हम मान सकते हैं उसको, हम उसको पार्टिकल की तरह भी मान सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो ये जो पढ़ रहे हैं हम उसके लिए पढ़ेंगे, सिर्फ पार्टिकल के लिए ना, पार्टिकल के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर लाइट यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, तो लाइट को अगर हमें पार्टिकल की तरह एज्यूम करके चलें, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम बोल देते हैं फोटोन। लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल उसको हम बोल देते हैं फोटोन। तो यहाँ होता क्या है, आइंस्टीन की थ्योरी ये थी कि जब भी कभी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट कभी भी कैथोड पर स्ट्राइक करती है, अच्छा याद रखना, इसको कैथोड को हम एमिटर भी बोलते हैं और एनोड को हम कलेक्टर भी बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि एमिटर और कलेक्टर किस तरीके से बिहेव करते हैं रेडिएशन के केस में, तो आप वहाँ पर एमिटर और कलेक्टर देखकर ये कंफ्यूज मत होना। एमिटर मतलब कैथोड बोल रहे हैं वो, और कलेक्टर मतलब वो एनोड बोल रहे हैं। तो आप ये देखें कि जब लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करती है, तो लाइट अगर पार्टिकल माना जाए लाइट को, तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल है फोटोन। तो इसका मतलब बहुत सारे फोटोन स्ट्राइक करते हैं। फोटोन के स्ट्राइक करने से इजेक्ट क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑन द सरफेस। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब यहाँ से टकराया, टकराने के बाद जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूजन अप होकर बाहर निकल गए, तो दे आर बाउंड विद इन द मेटल। वो मेटल के अंदर ही बाउंड रहते हैं, क्योंकि मेटल के अंदर भी कुछ रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं जो उसको रोक कर रखती हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट का मतलब फ्री कर देना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, ये चीज़ इसने नहीं बताई, वर्क फंक्शन। आइंस्टीन ने ये बोला कि जो फोटॉन्स इस पर स्ट्राइक करते हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स लूजन अप हो जाते हैं, लेकिन मेटल की रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस की वजह से वो मेटल पर ही जुड़े रहते हैं, पूरी तरह से निकलते नहीं। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है मेटल को उसकी सरफेस में से, इलेक्ट्रॉन्स को उसकी सरफेस में से लिबरेट कराने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को बोल देते हैं वर्क फंक्शन।
वर्क फंक्शन को क्या कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ड्यू और सबस्क्रिप्ट में ओ, डब्ल्यू नॉट बोल देते हैं इसको। थर्ड पॉइंट देखिए आइंस्टीन की थ्योरी का। तो थ्योरी जो है आइंस्टीन की, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जब भी कभी कोई लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की स्ट्राइक करती है किसी भी मेटल सरफेस पर तो फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं और फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि मेटल की सरफेस पर ही वो अटैच्ड रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑफ द मेटल, और उसमें जो मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको उसमें से लिबरेट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कराने के लिए उसको हम बोल देते हैं वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। थर्ड देखिएगा, ईच प्रोटॉन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इंटरेक्ट्स का मतलब वो नहीं होता इंटरेक्शन, बातचीत नहीं होता। इंटरेक्ट का मतलब होता है टकराना, ठीक है, कोलिजन, ठीक। तो ईच प्रोटॉन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी, ये मैंने गलती से प्रोटॉन लिख दिया, शायद फोटॉन है, मैंने गलती से प्रोटॉन लिख दिया, फोटॉन। जब मैं प्रिंट इसका दूंगा तो उसको प्रोटॉन को काट के आप समझ जाओगे, प्रोटॉन का तो कहीं जिक्र है ही, फोटॉन है। तो ईच फोटॉन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी h nu ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन इज यूज्ड अप इन टू पार्ट्स, ठीक है। एनर्जी होती है h nu, एक फोटॉन की एनर्जी ये होती है h nu, यहाँ पर h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, nu होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। इसको दो पार्ट्स में दो तरीके से यूज करा जाता है इस एनर्जी को। पहला, a part of the energy of the photon is used in liberating the electron from the metal surface which is equal to the work function W naught of the metal। तो उसका थोड़ा सा हिस्सा जो एनर्जी होती है h nu का थोड़ा सा हिस्सा उसको इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस में से फ्री कराने में काम आता है, लिबरेट कराने में काम आता है। दूसरा, the remaining energy of the photon is used in imparting kinetic energy to the ejected electron। जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो क्या करती है कि उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसको स्पीड अप कराने की, ठीक है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर यही चीज समझाई गई है कि एक मेटल है, इस मेटल के अंदर भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इसको बोला बाउंड इलेक्ट्रॉन। E इज इक्वल टू h nu है यहाँ पर, एनर्जी इसकी किसकी, इंसिडेंट फोटॉन की। और उसके बाद जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये जो सर्कल बनाया है ये फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जब ये चलेगा, मूव करेगा, तो इसका मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी है, इसका कुछ मास है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी कि E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट देखिए, very few less than 1% photons whose energies are greater than W naught are capable of ejecting the photoelectrons। तो बहुत कम जो photons हैं, बहुत कम photons होते हैं जिनकी एनर्जी जो है W naught से ज़्यादा होती है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है, और वही photons जो हैं they are capable of ejecting photoelectrons। उन्हीं के बस की होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस में से खींच के बाहर निकाल दें, ठीक है। अगला पॉइंट है, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। समझ गए? तो कोई भी फोटोन जो है वो क्या करेगा, वो वर्क फंक्शन एक तो प्रोवाइड कराएगा। वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, मिनिमम एनर्जी जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन टूट कर बाहर निकले, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, h nu इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर और प्लस वर्क फंक्शन W नॉट, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हाफ mv मैक्स स्क्वायर है इसको मैं k मैक्स बोल सकता हूँ। h nu इज इक्वल टू क्या हो गया, k मैक्स प्लस W नॉट, यहाँ से k मैक्स क्या हो गया, h nu माइनस W नॉट, ठीक है।
ये वाली भाई एच न्यू क्या हो गई? इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू है। वो क्या काम करेगी? फोटोन की एनर्जी पहली चीज तो उसको इजेक्ट करेगी, बाहर से खींचकर बाहर निकालेगी। तो बाहर निकालने में जो एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं डब्ल्यू नॉट। उसके अलावा जो बची कुची एनर्जी है वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगी। तो इसकी टोटल एनर्जी जो एच न्यू है इट इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ये हो गया। और इसको मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल दिया के मैक्स। तो के मैक्स और इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिएगा उस इलेक्ट्रॉन के पास जो वो इजेक्ट होगा उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी हो? इलेक्ट्रॉन के पास नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तो पूरा इसके अंदर बाउंडेड है ना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी तरीके की कोई एनर्जी नहीं होगी, वो तो यहीं रहेगा। तो उसको तो खींच के बाहर निकाला जा रहा है। नहीं, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। कभी भी हम मेटल की इलेक्ट्रॉन एक मेटल में है, मेटल के अंदर एटम होगा, एटम के अंदर शेल होगा, शेल के अंदर एनर्जी होती है। तो जो तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उसके बाद जो उस शेल की जो एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को ओवरकम करने वाली एनर्जी ही तो डब्ल्यू नॉट है। भाई अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कह रहा है नहीं जी मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तो वो क्यों नहीं निकल रहा? अपनी एनर्जी की वजह से तो नहीं निकल रहा बाहर। नहीं समझे? एनर्जी जो है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है वो इसी चीज की तो है कि मेटल के अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेस है वो बाइंडिंग फोर्सेस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से ही तो है। तो उन्होंने उनको रोक रखा है अंदर। उस एनर्जी को ओवरकम करना, मान लो किसी की 5 जूल एनर्जी है, आप कहोगे ये तो 5 जूल एनर्जी मेरी तरफ लगा रहा है, मैं इसको पुश नहीं कर सकता। तो आप ये कहेंगे कि नहीं पुश करा जा सकता है, 7 जूल लगा दो आप एनर्जी। तो हमारी जो 5 जूल एनर्जी है, हमारी 5 जूल एनर्जी तो वर्क फंक्शन का काम करेगी, उसको वहाँ से खिसकाने की। और 2 जूल एनर्जी जो है वो क्या करेगी? वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है ना। तो ये जो वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन उसकी एग्जिस्टिंग एनर्जी को ही ओवरकम करने वाला है। ये वही वाली एनर्जी है, समझ गए? इसके बाद देखिएगा, इफ द इंसिडेंट फोटोन इज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, then its energy is just sufficient to free the electron from the metal surface and does not give it any kinetic energy। हमने ये कहा कि अगर जो इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन की जो इंसिडेंट फोटोन जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? न्यू नॉट। न्यू नॉट। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि इस इंसिडेंट फोटोन के पास तो केवल और केवल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर ये काम कर रहा है। तो केवल इतनी एनर्जी है कि वो बस उसको लिबरेट करा पाए, उसको वो कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा ही नहीं पाएगा। तो इस केस में हमने क्या बोला? एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी कौन सी है? ये वो वाली एनर्जी है जो उसको लिबरेट कराने के काम आती है, सिर्फ उसको मेटल सरफेस से फ्री कराने में काम आती है ये एनर्जी। तो इसी चीज को अगर इसमें डाल दिया जाए तो के मैक्स आपका हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ से आपने एच कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया न्यू माइनस न्यू नॉट। फिर वो एच न्यू क्या था? एच न्यू ये है कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो मूव कर रहा है, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी हो गई। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ उसको इजेक्ट करवाया जा रहा है वो वाली फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। इसको जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इन्हीं को हम बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। पेज नंबर 10 पर आ जाइए। इनको हम बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। उसके बाद है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज फॉलोज। ठीक है, तो जो हमने लॉज क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं 6.632 × 10 36 माइनस एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अपने मन से बना देते खुद भी वैल्यू। इन सब के पीछे एवोगैड्रो का बहुत बड़ा रोल था, वो डिटेल में बात। अगर वही नहीं होता तो ये नहीं होता। उसने ही ये बताया था कि जो एटम्स है ना, एटम्स के ग्रुप को मोल कहा जाता है और उसमें 6.022 अब कॉम्बिनेशन ग्रुप ने एक एटम ओरिजिनेशन था उससे, मतलब इकट्ठे करे थे क्या? वो हमें उतना समझ नहीं आएगा ना। चलिए, अब जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसकी हेल्प से जो हमने अभी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखे वो उसने कैसे समझाए वो अभी बताता हूँ। बस 1 मिनट रुकिए, अभी आप
बना लो। नैन भाई टाइम मशीन बना लो। क्या बना लो? टाइम मशीन बना लेता है मिलना भाई आईटी पर्सन बनाया। बैडमिंटन खेलना होता है, क्रिकेट खेलना होता है। इसके लिए वेल ले हो। फिर कहते हैं वेल नहीं। नैन भाई कौन सा अच्छा जैसे स्कूल में तो है डीपीएस और नेक्स्ट डिस्कशन। हाँ कुछ नहीं भाई। बड़े लोग अबे और मेरी आवाज़ तेज निकल गई थी तो मैंने कहा था आपको ये दिल मत बोल। गुस्से में नॉर्मली कहा था आवाज़ बड़े तेज और छोटे से लोग बोलते हैं हम ना तो लेंगे बोलते ज़्यादा भाई ऊपर थोड़ी बोलो। हाँ मैं मुंह पे बोलने को सुनो भैया मेरी टॉपर से बातचीत ही नहीं है। भाई तो मैं खुद ही टॉपर हूँ। मेरे से क्यों बात करता है क्या? कम बोलियो हाँ भाई अरे तुम तो टॉपर भाई दूर बैठ लगा तुमने मना कर दिया ना भाई, बात नहीं करना। अरे चीटिंग करके लाया हाँ तो उसने बताया था उसके स्कूल में हुई थी क्या? अब से मंगने आएंगे कि चीटिंग नहीं करी मैंने क्यों ना करी भाई मैंने जिस पे तेरी वही डूब गए भाई ओए नैन टॉपर हाँ ठीक है आइसक्रीम खाएंगे भाई टेस्टिंग आइसक्रीम अरे मैंने फोटो इसके ऊपर ऐसे रखी मैंने एकदम भेजा बड़ा एकदम अबे ऐसे बात कैमरा फोड़ डाल नीचे ड्रोन डाल दे उसमें हाथ रख के पता नहीं सिंगल हो रहा है आई डोंट नो टेस्टिंग पूरी करूंगा न्यू साइड में छत में जाके क्या कोड क्या लिखा है यहाँ पर? बाकी बिहारी रिजल्ट अच्छा नहीं आया इससे बाकी भी आया डी ऑन डी क्या है ये? बड़ी बड़ी स्वाद है उम्र कम होनी चाहिए। तो मैं पहली बार देखा था ना लिखते हुए, तो मैं पहले देखता ही रह गया कि लिखता कैसे, ऐसे लिखते हैं यार तो ऐसे मार खाता था इस बार। बचपन में। धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि मारने वाला नहीं है। एक बार क्लास में आता है फिर आपके पास हाँ? अक्षर मैथ वाला हाँ आता है ना। आता है अक्षर करे वो खेलने विशु हाँ विशु नाम है उसका। अक्षर श्रीवास्तव हाँ, विशु बोलते हैं उसको। अक्षर कहाँ से विशु वो वाला विशु अपना वाला जो था वो क्लास में अरे नहीं वो तो बहुत खतरनाक था, उसकी बात मत करो भाई। कौन सा वो तो बड़ा खतरनाक था। वो सीधे सीधे चलते हुए फुल स्पीड में साइकिल को ऐसे घुमा देता था बाइक हो गए सही है सही है और फिर गिरता भी था, फिर कहता था Style है। ब्रो हाँ। कुछ नहीं भाई स्कूल सर होली में मिला था ये वो। अच्छा डांसिंग कर रहा था कहाँ पर है पता है आजकल? कहाँ है? सर डिप्लोमा कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जाना था। डबली मैंने कहा इसका ऐड देखकर एक्साइट हो गए थे क्या? मैं कहता सर पता नहीं पापा ने करा दिया। दिखाते बहुत बढ़िया वहीं से कंप्यूटर साइंस में कर रहा है सर शायद। जो लोग डिप्लोमा में सेकेंडरी एजुकेशन नहीं लेते डिप्लोमा ही करते हैं वो फायदे में रहते हैं, हम फायदे में रहते हैं। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड कॉलेजेस में जाती ही नहीं है, जो हमको ब्रांडेड लगते हैं ना यहाँ के कॉलेजेस, तो वहाँ पर जाती ही नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि सुना भी नहीं होगा नाम, एक कंपनी है ABB। तो ABB जो है, ABB इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की मतलब एक ड्रीम कंपनी हुआ करती है। ABB सीमेंस सुना होगा, सीमेंस तो सुना होगा। सीमेंस जो है वो न जाने कब से फाइट में लगी पड़ी है कि वो ABB को बीट कर पाए, लेकिन कर नहीं पा रही है दोनों जर्मनी की। अच्छा सीमेंस से निकाला अच्छी कंपनी निकाला कौन सी? अच्छी कंपनी हाँ बहुत बढ़िया कंपनी है। मैंने नाम भी नहीं सुना बहुत अच्छी
ठीक है। और अब आपको ये बताता हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब मेरी भी नॉलेज में है, जिन्होंने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करने के बाद में फ़ायदा बस ये हो जाता है कि आपको बीटेक में फर्स्ट ईयर में नहीं सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। 3 साल का होता है वो, लेकिन 1 ईयर जो होता तो है। कुल मिलाकर ना तो वो बहुत ज़्यादा फायदे में रहते, ना 12th करने वाले बहुत ज़्यादा नुकसान में रहते। और अभी जो ये हुआ है, ये जो टाइम चला है, इसमें तो सब बराबर है। क्यों? क्योंकि पॉलिटेक्निक वालों को एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है वो सिलेबस ही कुछ ऐसा है कि आपसे प्रैक्टिकल्स बहुत करवाए जाते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉलिटेक्निक कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को रिपेयर करना, कहाँ पर रेसिस्टेंस कनेक्ट करना है, कहाँ कैपेसिटेंस, प्रैक्टिकली पता चल जाता है। अगर कोई मेरे से ये बोले ना कि इस ट्यूबलाइट को खोल के बताओ इसमें कैपेसिटेंस किधर है, इसमें इंडक्टेंस किधर है, तो शायद मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। किताबों का तो है लेकिन उस चीज़ वाला नहीं। मतलब वो 11th में वो सीख जाते हैं, वो 11th-12th में ही वो चीज़ सीख जाते हैं। और यहाँ से वो कुछ भी वो आपको बताएंगे भी नहीं, मल्टीमीटर दिखा देंगे दूर से मल्टीमीटर दिखा देते हैं, वो नीला नीला सा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और दूसरा तो कुछ भी नहीं सिखाते क्योंकि नहीं, तो अब एक तो आप ये भी देख लो ना, आपका टाइम कितना वैसा रहा। आपका टाइम ऐसा रहा कि कुछ सिखाया, मतलब अगर वो चाह भी रहे होंगे तो भी नहीं सिखा पाते। सही बात। ऑनलाइन ही रहे हैं आप तो। अब जाकर ऑफलाइन हुआ है तो अब दोबारा ट्वेल्थ ही खत्म। हाँ, मतलब दोबारा नहीं है ना, बस ये कॉलेज बच्चों जाके से- ना कुछ आता नहीं होगा ना। हाँ कॉलेज जाके नहीं, तो कॉलेज जाकर आपको क्या, आपकी ब्रांच, आपके साथ के जितने भी हैं, उनको कुछ नहीं आता होगा, तो हर एक को ट्रेनिंग दी जाएगी। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से सीखी ना जा सके, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आसानी से सीखी ना जा सके। तो टाइम था, इस टाइम में खुद को बचा कर रखना बहुत मुश्किल था, टाइम ही इतना टफ था, है ना। तो वो टफ टाइम क्या होता है ना कि जब धीरे धीरे वो टाइम बीत जाता है तो आदमी वो भूल जाता है कि हम किस टफ सिचुएशन से निकल कर आए। वो टाइम सब भूल जाते हैं और फिर ज्ञान देने वालों की लाइन लग जाती है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, पढ़ना वैसा है तो होता है। सभी पढ़ लेते ये सारी हैं। चीज़ें पढ़ सकते थे। हाँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो टफ सिचुएशन है। मैं तो बस यही कहूँगा कि आप लोग मतलब जो कल एक लॉजिक समझाया था वो लॉजिक याद रखना, अच्छा। और ये समझ लेना कि टर्म टू पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। आगे चलते हैं। सर जिसके 20 आए हैं उसके 35 भी आ जाए तो कितनी डिपेंडेंसी हो? तो इसका मतलब ये पढ़ना ही छोड़ दो, हो इसका मतलब ये पढ़ना ही छोड़ दो। अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता तो सर रहा इसके तो मुझे लग रहा है वेटेज भी कम कर देना टर्म पॉइंट। अब सुन लीजिए, 20% जो मुझे अभी लेटेस्ट पता चला है, जो लेटेस्ट पता चला है वो एक YouTube वीडियो देखकर ही पता चला है। उसकी भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि CBSE वेटेज अभी क्लियर करेगा ही नहीं। वो तो पहले सर आप तो लोग क्या कर दो। है उन्होंने फॉर्म वो जो उनका वो लिस्ट सी आई उसमें लिखा हुआ है कि एंड में ही करेंगे। टर्म 2 के एंड में कि देखेंगे जब टर्म ये टू के पेपर रिजल्ट खत्म हो करेंगे। जाएंगे जो बच्चों के फेवर में होगा वो वो डिसीजन करेंगे, तो ये सही है। हाँ। तो मुझे पहले लग रहा था क्योंकि वो ना बड़े कन्विक्शन के साथ बोल रहा सर था। 20% ही होनी चाहिए नहीं खराब हो जो जाएगा। यूट्यूबर था वो बड़े कन्विक्शन के साथ बोल रहा था, तो मुझे लग रहा था ये पता नहीं सही है। चलिए एक टॉपिक नेक्स्ट देखिए, इसमें आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पेज नंबर 10 पर है। ये explanation- नहीं, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन उन लॉज को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो पहला है एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। हमने ये देखा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है, ये देखा था। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मीन्स द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, मतलब मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस। मगर एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन की सेम रहेगी। तो ये हुआ एज ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन सो द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर पहले 50 फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे थे तो इंटेंसिटी बढ़ाकर शायद 60 करेंगे, 70 करेंगे या 100 करेंगे। तो जब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है तो और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसने बोला कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से क्या बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी देकर इसको एक्सप्लेन करा। समझ गए? सेकंड समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होगा, वो तो ऑब्जर्वेशन थी अब तक जो करा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है आइंस्टीन का। सेकंड देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ ली, हमने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया कि ऐसे करना पड़ता है।
तुम्हारा आता है रोज? रोज आता है, आज भी आया था। रोज ही करवा नहीं, कह रहा चल निकल जाता है, मैं क्या तो मैं वो लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करता है। हाँ सर, कोई गलत काम नहीं करता। तभी तक ठीक है। बस हेलमेट बस हेलमेट नहीं लगा था, ना बस मास्क लगा था। ना मास्क लगा था। 50 साल पुरानी मोटरसाइकिल चलाता है। इसलिए 30 तो बिना के डर के हाँ 24 और 25 का है। बिना के डर के और थोड़े दिनों में म्यूजियम में रखी जाएगी। हाँ भाई, गुड टिप और भाई। और थोड़े दिनों में ऐसा ना हो जाए कि जब पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा ना, तो ये कहते हैं भैया इसको कहीं सीएनजी लगा दो लगा। इसमें। चलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में ये बताया गया कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो किसी भी तरीके के फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिव। तो जब फ्रीक्वेंसी ही कम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब कुछ समझ में नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि हाफ mv² होता है और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं, किसी भी टर्म का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है, वो कभी नेगेटिव नहीं आता। भाई काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो इन्होंने बोला कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिव। दिस हैज नो फिजिकल मीनिंग। समझ गए कि नहीं? देखिए ऐसा था कि ये जो E इज इक्वल टू था, ये हमने देखा था h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये मैक्स था, काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू जो है, अगर ये न्यू नॉट से कम हो गई, मान लो न्यू नॉट हमारा 5 है तो ये क्या हो गया 5h, और ये 5 से कम हो गई, मान लो 4 हो गई, ये 4h हो गया, ये -5h हो गया। तो इसका मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो गई। तो ये तो स्टेटमेंट ही एब्सर्ड हो गई ना, बकवास हो गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वही चीज़ इन्होंने बताया कि दिस हैज़ नो फिजिकल मीनिंग, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट अकर बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही नेगेटिव हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, अब अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होगा? The maximum kinetic energy of electrons increases linearly with the frequency of incident radiation. और next जो है, अच्छा चलिए इतना ही कर लीजिए, इसमें नोट्स उधर से लाने पड़ेंगे। वहाँ -5 का -1 नहीं आएगा सर? क्या? जो आपने लिखा -1 सही है, -1h। ओके जी, इसको साथ साथ लर्न करते चलिए बस। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते।